एवरीवन वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना 501 बुक पीआरटी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीआरटी के लिए हम अपनी एनआईओएस की समरी के 501 ब्लॉक को शुरू कर रहे हैं और आज से हम अपनी ये जो हमारी 501 ब्लॉक है, ये प्रॉपर एनओएस की पूरी बुक है, जिसको भी मैंने अपने चैनल पे शुरू किया है डिटेल एनआईओएस के चैप्टर्स को इसी बुक से कंप्लीट इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करके। अब इसके बाद हम अपनी ये हाइलाइट नोट्स बुक्स मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दी हैं। अब हम समरी करेंगे, क्योंकि समरी भी एक तरीके से सारा जिस्ट जो होता है, समरी जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शामिल होंगे, तो उस समरी को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। 501 ब्लॉक के चैप्टर 10 कंप्लीट के कंप्लीट हम अपनी इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो लेकिन मैं सरस्वती का नाम शुरू करते हैं आज के अपने इस अध्ययन को। ये हमारी ब्लू बुक है समरी की, जिसमें से हम अपनी समरी करेंगे, जिसमें बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ डीएसएसबी की एनआईएस की समरी। ये है हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, टोटल के टोटल 10 चैप्टर्स। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट 1, चैप्टर 2 में पार्ट 2 है इसका। एशियंट इंडियन एजुकेशन, प्राचीन भारतीय शिक्षा। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो हमारी एनओएस की समरी है, उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स थी जिनसे क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सभी बातें इसमें लिखी गई है। तो नॉलेज को तीसरी आंख कहा गया है एक व्यक्ति की, ज्ञान व्यक्ति का तीसरा नेत्र होता है। एजुकेशन स्टार्ट विद उपनियम संस्कार। तो जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो किससे मानी गई थी? उपनियम संस्कार से। विदुषी महिलाएं जो उस समय की थी, उस समय किस किस को माना गया था? हमारा गार्गी, अतेई, कौशल्या, तारा, द्रौपदी, इनको उस समय की विदुषी महिलाएं माना गया था। देखो ये सारी बात अगर आप एक बार पढ़ लोगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया, बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। एनआईएस को आपने डिटेल में प्रॉपर बुक से पढ़ा, अब आप समरी कर रहे हो, देन हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वेल एंड गुड, मतलब मजा आ जाएगा, आपको क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। 95 प्लस की गारंटी लेकर मैं यहाँ पे अपना ये चैनल शुरू किया है। आप सिर्फ एक बुक करके देखो, आपको मजा ना आए स्किप कर देना, छोड़ देना। मतलब हायर एजुकेशन किस चीज को माना गया, लोअर एजुकेशन किस चीज को माना गया? तो लोअर एजुकेशन माना गया कि एवरीडे की, आप हर दिन की संस्कारकारी जीवन गतिविधि और सामाजिक संपर्क में जो इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपकी क्या है? लोअर एजुकेशन मानी गई। और हायर एजुकेशन स्टडी ऑफ ग्रामर, हिस्ट्री, मिथियोलॉजी, मैथमेटिक्स, वेदास, लॉजिक, पॉलिटी, साइंस ऑफ वॉर, वर्शिप, ये सारी आपकी हायर एजुकेशन मानी गई। अब 4 स्टेजेस दी, 4 चरण। ब्रह्मचर्य, जिसमें क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। गृहस्थाश्रम, विवाहित जीवन वाला। तीसरा वानप्रस्थाश्रम, सेवानिवृत्त जीवन वाला। और चौथा संन्यास आश्रम, सब कुछ त्याग देने वाला। तो 4 चरणों की बात की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। फ्री टू सिलेक्ट सब्जेक्ट एंड गुरु सेल्फ डिसिप्लिन। तो विषय और गुरु का चयन करने के लिए स्वतंत्र और आत्म अनुशासन था छात्रों के पास एंड गुरु के पास भी, कि गुरु अपने बच्चों को चुन सकता है किनको वो शिक्षा देगा। एजुकेशन, शिक्षा स्मृति या यांत्रिक प्रशिक्षण, वेदों का अध्ययन करने वालों के लिए, क्योंकि अगली पीढ़ी के वेदों के ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करना आवश्यक है। तो शिक्षा को क्या माना जाता था? कि मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑफ मेमोरी होना चाहिए, कि वो अपने जो भी ज्ञान उसने लिया है वो उसको स्टोर कर पाए एंड उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी को उसको ट्रांसफर कर पाए। तो इन सभी चीजों के कारण एजुकेशन को मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑफ मेमोरी माना जाता था। लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार की आजीवन सतत प्रक्रिया माना जाता था शिक्षा को। तो शिक्षा के ऊपर क्या विचार थे एशियन टाइम में, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु। गुरु का प्राचीन काल में क्या अवधारणा थी? गुरुकुल सिस्टम था पहले। क्या था? गुरुकुल सिस्टम। रिक्वायर्ड टू स्टे हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल वेयर फ्री। तो छात्रावास में रहने के लिए आवश्यक बोर्डिंग स्कूल निःशुल्क थे, ये जो गुरुकुल थे। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिचनेस और हायर स्टेटस, समृद्धि या उच्च स्थिति की परवाह किए बिना वहां पे शिक्षा दी जाती थी, मतलब कोई भेदभाव नहीं था छोटे और अमीर में। वित्त, भिक्षा, भीख, भिक्षा, मधुकरी, उन्हें विनम्रता सिखाई जाती थी। मतलब उन्हें भिक्षा, भीख, मतलब मधुकरी, ये सारी चीजें भी करवाई जाती थी, जिससे उनमें क्या आएगी? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता था उस समय। अन्य वित्त राज्यों से दान दिया जाता था। गुरु दक्षिणा अध्ययन के अंत में गुरुकुल को उपहार था। तो जो भी फीस होती थी बच्चों की, वो गुरुकुल के मतलब सारी शिक्षा के बाद अंत में दी जाती थी गुरुकुल में, टीचर को नहीं दी जाती थी, गुरुकुल के संपूर्ण कामों में ही लगाई जाती थी। गुरु रियल स्कॉलर, प्रोवन मास्टर, स्पिरिचुअल एनलाइटेड पर्सन होते थे। स्नेह निगरानी प्रणाली
शिक्षक के पुत्र या वरिष्ठ शिक्षक के रूप में होते थे, जो वहां की निगरानी रखते थे। मनु का काल चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था पारिवारिक पेशा बन गया। तो मनु का काल जो था वो चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था पारिवारिक पेशा बन गया। ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट थी तो उन्होंने लिख रखी है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गुरु की? टीचर, स्कॉलर, मिशनरी, अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड अ गाइड होते थे। शिक्षक, विद्वान, धर्म प्रचारक, एक मित्र, दार्शनिक, एक दर्शनक, ये सारी चीजें शिक्षक का रोल माना जाता था। टीचिंग मेथड ओरल इंटरेक्शन होता था उस समय। लेक्चर, डिस्करेज डिबेट एंड डिस्कशन, रेसिटेशन, व्याख्यान, प्रवचन, वाद विवाद, चर्चा, इन सभी के थ्रू शिक्षा करवाई जाती थी। कोई टर्मिनल परीक्षा नहीं होती थी कि जो एंड में होती है, केवल निरंतर व्यापक आकलन होता था जो टीचर थ्रू आउट टीचिंग करता था। कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था छात्र को एंड में। छात्र को स्वयं गुरु के सामने साबित करना होता था कि मतलब उसने कितनी शिक्षा ग्रहण की, क्या ज्ञान उसने प्राप्त किया। ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, अब बौद्ध काल के दौरान क्या था? हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट, मठ और मंदिर बने थे बौद्ध काल के टाइम पे। बिग एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग किंग अशोका, राजा अशोका के द्वारा बड़े प्रतिष्ठान बनाए गए थे शिक्षा के। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश होता था बौद्ध काल के दौरान। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया, कांची, बनारस, इन सभी जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए थे। अब ड्यूरिंग इस्लामिक मिडिवल पीरियड टिल ब्रिटिश, अब इस्लामी और मध्य युगीन काल के ब्रिटिश काल तक क्या था? तो मकतब में निम्न शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। याद रखना, निम्न शिक्षा मकतब में, उच्च शिक्षा मदरसे में। मस्जिद में धार्मिक इस्लामी शिक्षा दी जाती थी और मुल्लों और मौलवी द्वारा दी जाती थी, जो धार्मिक इस्लामी शिक्षा देते थे। कौन देते थे? मुल्लों और मौलवी द्वारा। अब प्रोफेशनल टीचर, पारिवारिक व्यवसायिक शिक्षक, खुला और सकारात्मक, संचारी, श्रोता, भरोसेमंद व्यक्तित्व, संगठित, आत्मविश्वासी, प्रेरक, रोचक, ये सभी गुण प्रोफेशनल टीचर में पाए जाते थे। आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, पूर्व स्वतंत्रता काल। तो स्वतंत्रता के काल के बाद शिक्षा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई? देखो, ये जो भी हमने पहले पढ़ा, ये सारा पुराने समय का पढ़ा कि इस्लामी युग में कैसे था, बुद्ध युग में कैसा था, क्या रोल टीचर का समझा जाता था, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु क्या समझा जाता था, गुरुकुल प्रणाली सिस्टम पर फोकस दिया जाता था, क्या कौन सी 4 स्टेजेस थी, निम्न एजुकेशन, लोअर लेवल, हायर एजुकेशन किसको माना जाता था। तो ये सारी हमने पुराने एशियन टाइम की पढ़ी। अब हम देखेंगे कि आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरीके से शिक्षा की उत्पत्ति हुई। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट आपका सेशन शुरू हो रहा है। तो मिशनरी और चर्च ने अंग्रेजों में पढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजी में जो मिशनरी थे और जो चर्च थे, उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया। पहला मंदिर फारसी और अरबी में, संस्कृत और मदरसा में। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो इसको, स्किप, शायद आधी अधूरी बात है। चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो एक्ट है इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है और ईयर आपको याद होना चाहिए। चार्टर एक्ट 1813 में आया। इसमें क्या था? 1 लाख रुपए दिए गए थे हर साल, कि 1 लाख रुपए दिया जाता था एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के लिए। हर साल, हर 20 साल में ये रिन्यू होता था, नवीनीकृत होता था। कितने साल में? 20 साल में। साहित्य और विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता था। इसमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट बाय क्वीन, रानी द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। तो जो चार्टर एक्ट कौन लाया, इन सब के जिम्मेदार कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। हर 20 साल में रिन्यू होता था। 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे। और प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ द साइंस। अब हम बात करते हैं, चार्टर एक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं मेकाले मिनट्स, जो हमारा कब आया था? 1835। ये साथ में मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा रिकॉल रहे। 1835 में आया था। भारत में 4 साल के लिए रहा मेकाले मिनट्स। लेके कौन आया था? थॉमस बेबिंगटन मेकाले। गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे जब मेकाले मिनट्स आया था। ज्ञापन जारी जनवरी 1835 में। शिक्षा के माध्यम के रूप में दोनों मूल भाषाओं को अस्वीकृत कर दिया गया, अरबी और अंग्रेजी। संस्कृत को, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया इन्होंने, अरबी और संस्कृत दोनों को नकारा और कहा कि अंग्रेजी भाषा में हम पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी ये लेके आया, मेकाले मिनट्स के साथ एडेड थी। इसमें क्या कहा कि
कैन नॉट टीच ऑल, सो टीच हाई क्लासेस ओनली, दे विल टीच अदर। तो हम उच्च वर्ग हाई क्लासेस को पढ़ाएंगे, वो फिर अपने से नीचे सभी को पढ़ाएंगे, जिससे जो शिक्षा है वो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की तरह चलेगी। हम ऊपर वालों को पढ़ा देंगे, ये नीचे, फिर ये इससे इस तरीके से शिक्षा पूरी होगी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के लायक था, ये कहा था थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। ऐसे व्यक्ति का वर्ग बनाना जो रंग रक्त में भारतीय हो लेकिन मत रुचि नैतिकता में अंग्रेज हो, ये किसने कहा? मैकाले मेरिट्स में ही ये बात कही गई थी कि हम ऐसा वर्ग बनाएंगे जो रक्त और रंग में तो बस भारतीय होंगे लेकिन उनकी रुचि, इंटरेस्ट, नैतिकता सब अंग्रेजी होगी। अब हम बात करते हैं वुड डिस्पैच की, जो हमारा आया था 1854 में, नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। इंपोर्टेंट है, मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? वुड डिस्पैच को। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड डलहौजी थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? लोक सेवकों को एक वर्ग का निर्माण करना था। प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन किसमें करनी है? वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब मातृभाषा में करवाएंगे हम प्राइमरी एजुकेशन। वुड डिस्पैच में ये सारी बातें कही गई थी। हाई स्कूल एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा और कॉलेज आपका अंग्रेजी भाषा में होगा। तो तीनों स्टेजेस का इन्होंने बता दिया किस लैंग्वेज में आपको एजुकेशन देनी है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन। तो सार्वजनिक निर्देश विभाग कौन से, कहां से निर्देश दिए जाते हैं? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन। पहले 3 विश्वविद्यालय 1857 में खोले गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कब खोले गए? 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इन सब का नेटवर्क कनेक्टेड होते थे ये सारे। वुमेन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स पर भी फोकस था। रिकमेंडेड वर नॉट कैरिड आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया था इस जब ये कमीशन चल रहा था। इट डिड नॉट सिंसियरली प्रमोट यूनिवर्सल लिटरेसी, को इसने प्रमोट नहीं किया था सार्वभौमिक साक्षरता। फिर आया हमारा हंटर कमीशन, इंपॉर्टेंट है, 1882 में आया था ये। 1854 में डिस्पैच की कार्यान्वयन की जांच करने के लिए आया था ये। वुड डिस्पैच की जांच के लिए हंटर कमीशन आया था। उच्च शिक्षा की 2 शाखाएं थी, पहली शाखा विश्वविद्यालय, दूसरी वाणिज्य, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा थी। तो 2 स्ट्रीम थी हायर एजुकेशन की। फर्स्ट क्या थी? विश्वविद्यालय शिक्षा, और दूसरी क्या थी? कमर्शियल, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। फर्स्ट टाइम डाइवर्सिफाइड स्कूल करिकुलम एंड इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन टोटली इग्नोर्ड इन रियलिटी। तो पहली बार स्कूली पाठ्यचर्या में विविधता लाने और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई, जो पहले पूरी तरीके से नकारी जाती थी। तो वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस दिया गया था हंटर कमीशन में। और ये हंटर कमीशन आया क्यों था? वुड डिस्पैच की जांच के लिए आया था। यूनिवर्सिटी कमीशन 1904 में मतलब लागू हो गया था ये, 1902 में आ गया था। नियुक्ति आयोग कब अपॉइंट हुआ था? 1902 में। विश्वविद्यालय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया था। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी कमीशन था तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ही मेनली फोकस देगा। सेकेंडरी स्कूल्स अंडर कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटी, तो जो सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल थे वो किसके कंट्रोल में होंगे? यूनिवर्सिटीज के। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अब हमारा सेडलर कमीशन आया था 1917 में। सैडलर कमीशन में क्या था कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में उच्च शिक्षा का बंटवारा, ब्यूरिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन एट द इंटरमीडिएट कॉलेज। हायर एजुकेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की बात की कि हायर एजुकेशन 10+12 की भी बात की इसने कि किस तरीके से वहां पर हम एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना है ताकि बेहतरी हो सके बच्चों में एजुकेशन की। क्रिएटिंग ऑफ इंटरमीडिएट इन कॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ 10+2 आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इन सब के ऊपर बात की। सेटिंग अप ऑफ अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसने एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया जो एजुकेशन सिस्टम का ध्यान रखेगा। तो मेनली इसमें 10+2 की बात की गई थी, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की बात की गई थी, हायर एजुकेशन की बात की गई थी। ये 3 बात याद रखना। और सैडलर आयोग कब आया था? 1917 में। अब हार्टेक समिति 1929, शिक्षा की स्थिति की समीक्षा, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो शिक्षा की स्थिति किस तरीके की है इसके ऊपर बात की गई। मध्य विद्यालय चरण, स्कूलों में अधिक विविध पाठ्यक्रम, तो मिडिल स्कूल स्टेज पर इसने फोकस किया था। एंड ऑफ मिडिल स्टेज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कैरियर में उनका फोकस, मतलब वोकेशनल की तरफ बताया कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल करियर में उनका हम ध्यान लगा सकते हैं। सर्विस कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी टीचर, तो माध्यमिक शिक्षकों की सेवा की शर्तों को भी इसने ध्यान में रखा कि क्या टीचर ट्रेनिंग, क्या सर्विस, क्या होनी चाहिए मिडिल टीचर्स जो बन रहे हैं उनके लिए। तो मेनली क्या था? शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की, जांच की इन्होंने, क्या थी ब्रिटिश के टाइम पे, और मिडिल स्कूल स्टेज पर ध्यान दिया। एंड सेकेंडरी टीचर्स की क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, समथिंग पर बात की।
अब आ गई हमारी सप्रू कमेटी 1934। यूपी गवर्नमेंट, यूपी में बेरोजगारी के कारण ये सप्रू समिति, तो मेनली सप्रू कमेटी कौन लाया था? यूपी लेके आया था, यूपी गवर्नमेंट। कारण क्या था कि यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, बेरोजगारी चल रही थी, उसके कारण उन्हें ये कमेटी लानी पड़ी। शिक्षा का उद्देश्य क्या था इस सप्रू कमेटी का? कि केवल परीक्षा और डिग्री ना हो। क्या इन्होंने क्या सजेस्ट किया? यूपी में ये सप्रू कमेटी वो लाए तो सही, पर क्या सजेस्ट किया उन्होंने? देखो सजेस्ट किया था कि आप परीक्षा डिग्री पे फोकस मत दो, व्यवसाय पे फोकस की बात की गई थी कि व्यवसाय को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम, मध्यवर्ती चरण को समाप्त किया गया, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होता था। तो एक तरीके से एजुकेशन का फोकस किया गया था कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। द आबर्ट वुड रिपोर्ट। अब आबर्ट वुड रिपोर्ट कब आई? 1937 में। देखो इनके ईयर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बार बार रिपीट करोगे, एक जगह पर लिख लोगे ना सारे, तो याद हो जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो व्यवसायिक शिक्षा की जो समस्या थी उसको सुधारने पर फोकस किया था इन्होंने। सजेशन किया व्यवसायिक संस्थानों में पदानुक्रम, वोकेशनल इंस्टीट्यूट है वो पदानुक्रम हो, जैसे कि 6 to 8, 9 to 10 हो, 11 to 12। पॉलिटेक्निक केम इनटू एक्सिस्टेंस, तो पॉलिटेक्निक अस्तित्व में लाई आबर्ट वुड ने। और कृषि के लिए उच्च विद्यालय भी शुरू किए जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हायर एजुकेशन करवाई जाएगी। तो इसमें 3 बात इंपॉर्टेंट थी। तो पॉलिटेक्निक शुरू की, दूसरा इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया, एंड कृषि के लिए उच्च विद्यालय खोले। जाकिर हुसैन समिति कब आई? 1937 में, जिसे वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। 2 दिसंबर 1937 को आई थी। कितने? 7 प्रांतों में आई थी। फ्री एंड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 7 ईयर तक दी जाई थी। इस जाकिर हुसैन कमेटी में कही गई थी, जो 1937 में आया था, जिसे वर्धा एजुकेशन भी कहा जाता है। मीडियम ऑफ माध्यम शिक्षा का इंस्ट्रक्शन क्या होगा? मातृभाषा। शारीरिक और उत्पादन कार्य पर फोकस किया गया कि बच्चों को स्किल्स सिखाई जाए, प्रोडक्टिव वर्क सिखाया जाए। सेल्फ सफिशिएंट कवर द रिम्यूनेशन ऑफ टीचर्स, वर्क सेंट्रिक एजुकेशन, कार्य केंद्रित शिक्षा हो। ये है हमारी लास्ट सर्जेंट रिपोर्ट 1944 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित थी। तो याद रखना, यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड थी ये हमारी सर्जेंट रिपोर्ट 1944। पहले व्यापक योजना थी कंप्रिहेंसिव, जिसमें सभी चरण शामिल थे। प्राइमरी एजुकेशन 3 to 6 ईयर, यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी बेसिक एजुकेशन पर फोकस था। बेसिक एजुकेशन 6 to 11, जूनियर बेसिक 11 to 14, सीनियर बेसिक 6 to 14 जूनियर बेसिक में स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 रहेगा। 11 to 14 जो सीनियर बेसिक एजुकेशन थी उसमें रेशियो 25:1 था। 2 टाइप ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल की बात की गई, एकेडमिक और टेक्निकल। 2 टाइप के हाई स्कूल बनाए जाएंगे, एक एकेडमिक होगा, एक टेक्निकल होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में दिया जाएगा। डिग्री कोर्सेज शुड बी फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के तो डिग्री कोर्सेज होने ही होने चाहिए। लगभग 20 वर्ष की व्यावसायिक निरीक्षक का उन्मूलन किया गया। कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन की गई कि फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी करो हर स्टेज पे। इंप्रूवमेंट ऑफ सैलरी स्केल, टीचर के सैलरी स्केल पर भी बात की। तो आपको इतनी चीजों में से सिर्फ मेनली एक चीज याद रखनी है। एक तो सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, दूसरा कि यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन पे बात की गई थी। बाकी एक व्यापक योजना थी जिसमें सभी चरणों को कवर किया गया था। एंड 2 टाइप ऑफ हाई स्कूल्स की बात कही गई थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हाई स्कूल पर भी इन्होंने मदर टंग की ही बात की। एंड कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन। तो बेसिक बेसिक बातें थी जो आपको क्लियरली इस समरी बुक में क्लियर हो गई है। आपका चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे। नीति शतक में भरत हरि ने क्या कहा है? शिक्षा के बिना हम जानवर हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए शिक्षा के बिना हम जानवर है, ये किसने कहा है? तो ये भरत हरि ने अपने नीति शतक में कहा था। तो गाइस आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है फिनिश। जिसके पास ये बुक नहीं है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर होम पेज पर मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिनके पास बुक है वेल एंड गुड। और यहाँ से हम अपनी समरी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कोई सजेशन हो, कुछ बात हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।